एपिसोड 151। आरव का गुस्सा और किस वो अपने रूम में ही सो रही है। मैं उसी के रूम से अभी आई हूँ, लेकिन आज आपको हुआ क्या है? नेहा जी ने कहा। वही अपनी बेटी को सही सलामत सुनकर मिस्टर शर्मा चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें वीर की बात याद आती है कि उसके पास उसकी बेटी है। और अब वही ये सोचकर मिस्टर शर्मा नेहा जी से कहते हैं, निधि है घर में, क्या वो कहीं बाहर गई है? मिस्टर शर्मा ने फिर से परेशान मैं नेहा जी से पूछा, क्योंकि निधि उनकी बेटी की दोस्त थी जो पिछले 6 महीने से उनके घर में उनकी बेटी बनकर रह रही थी, जिसे मिस्टर शर्मा और नेहा जी अपनी बेटी ख्वाहिश की तरह समझते थे। वही अब नेहा जी को अजीब लगता है कि आज मिस्टर शर्मा को क्या हुआ है, पहले ख्वाहिश और अब निधि क्यों वो उन दोनों के बारे में ऐसे परेशान होकर पूछ रहे हैं। लेकिन तभी वो कहती हैं, निधि सुबह स्तर गई थी, शायद आने वाली होंगी, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? वही ये सुनकर मिस्टर शर्मा को टेंशन हो जाती है कि निधि घर से बाहर है, इसलिए वो फ़ोन काट देते हैं और निधि को कॉल करने लगते हैं, जिसका फ़ोन तो रिंग हो रहा था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। है भगवान, कहीं उस वीर मित्तल ने ख्वाहिश समझकर निधि को किडनैप तो नहीं कर लिया। बेचारी निधि को मैं उसे अपनी वजह से खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। ए फ्लैट आगे वही दूसरी तरफ आरव के ऑफिस में बानी आज सही से जानबूझकर फोटो शूट नहीं कर रही थी, इसलिए अब आरव बानी के सामने बैठा हुआ था, क्योंकि फोटोग्राफर ने आरव को बता दिया था कि बानी अपना काम सही से नहीं कर रही है, जिससे आरव ने बानी को डांट भी दिया था कि वो सही से अपना काम करे और अच्छे से फोटो शूट करवाए। वही अब बानी आरव के सामने सही से फोटो शूट करा रही थी। बानी ने इंडियन ड्रेस के साथ इंडियन लुक कैरी किया हुआ था, जिसमें बानी कभी सूट तो कभी लहंगा चोली पहना हुआ था। और अभी भी बानी ने सिंपल सा सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसके बाद उसका पिंक कलर का शो ऑफ शोल्डर बानी पर बेहद प्यारा लग रहा था। बानी विदाउट दुपट्टे में एक झूले पर बैठकर फोटो शूट करा रही थी। तभी फोटोग्राफर बानी को एक मेल मॉडल को फोटो शूट करवाने के लिए कहता है, जिस लड़के के साथ से बानी मान जाती है। वही अब मेल मॉडल जो बहुत हैंडसम लड़का था और अब बानी के साथ फोटो शूट करा रहा और भी थोड़ा क्लोज होते हुए, तभी फोटोग्राफर के कहने पर वो लड़का बानी की कमर पर हाथ रख देता है और मुस्करा कर बानी को देखने लगा। वही अब जिसे देखकर आरव की हाथ की मुट्ठी कस जाती है, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था। वो लड़का बार बार बानी को छू रहा था, जो कि नॉर्मल फोटो शूट था, लेकिन बानी को ऐसे किसी के करीब देखकर आरव गुस्से में उठकर बानी के पास आकर उस लड़के का हाथ बानी की कमर से हटाकर उसे दूर कर देता है और उस लड़के को घूर कर कहता है, स्टे अवे सर, मैं तो बस। वो लड़का अपनी बात भी पूरी कर पाता, तभी आरव उसे देखकर बोलता है, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है, तुम जा सकते हो। वही ये सुनकर वो लड़का चला जाता है और वही किसी को समझ में नहीं आता है कि उस लड़के ने क्या गलती कर दी है जो आरव उस पर भड़क गया। लेकिन वही बानी भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन देखती है कि उसका हाथ आरव के हाथ में है, जिससे बानी के चेहरे पर मुस्कान थी। वही अब फोटोग्राफर ने आरव से कहा, सर, अगर इस फोटो शूट में मेल मॉडल नहीं होगा तो ये फोटो शूट सही से कवर नहीं होगा। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मिस बानी के साथ कोई भी मेल मॉडल नहीं हो सकता है, आरव ने उसे देखकर कहा, जिससे सब हैरान हो गए थे। तो वही बानी भी आरव को देखने लगी। तभी वो आरव से कहती है, पर क्यों? वही आरव जिसने बानी का हाथ अपने हाथों से छुड़ा लिया था, तभी बानी से कहता है, क्योंकि मुझे बस अपने ब्रांड को लॉन्च करना है, न कि तुम्हारी किसी और के साथ केमिस्ट्री को। तो जब तक तुम मेरी कंपनी में हो तब तक तुम वही काम करोगी जो मैं चाहता हूँ, एवं तुम तब तक किसी और को डेट नहीं कर सकती हो। वही ये सुनकर बानी मुंह बनाकर धीरे से खुद से कहती है, जरूरत भी नहीं है मुझे, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। तभी कुछ देर बाद बानी एक बार फिर से आरव के केबिन में बैठी हुई थी, और आज भी आरव का केबिन पहले की तरह बड़ा और साफ सुथरा था, जिसे देखकर बानी खुद से कहती है,
बॉस की हर एक चीज उनके पास है, लेकिन मैं क्यों नहीं? मिस बानी, इस पर साइन कीजिए। आरव ने उसे कुछ पेपर्स देते हुए कहा, जिससे बानी आरव को कंफ्यूज्ड हो देखकर कहती है, अब ये क्या है? ये एग्रीमेंट है कि तुम 3 महीने तक किसी भी लड़के को डेट नहीं कर सकती हो, आरव ने उसे कहा। जिससे बानी हैरानी से कहती है, क्या एग्रीमेंट पर क्यों? देखिए, मैं आपके लिए काम तो कर रही हूँ, और क्या चाहिए आपको? मेरी पर्सनल लाइफ में क्या कर सकती हूँ उसमें आप कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, और मैं किसी को डेट करूँ या न करूँ, इससे आपको क्या ही प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? हाँ, तुम 3 महीने तक मेरी कंपनी का फेस है, और तुम्हारी पर्सनल लाइफ की वजह से मेरी कंपनी की इमेज पर फर्क पड़ सकता है, तो मैं को रिस्क नहीं लूंगा, आरव ने उसे रीजन देते हुए कहा। हद है यार, ये बॉस ऐसे कैसे एग्रीमेंट बना सकते हैं? मुझे तो इन्हीं को डेट करना है और ये मेरे लिए जेल लेकर आए हैं। मैं नहीं करने वाली किसी भी एग्रीमेंट पर साइन, बानी ने अपने मन में सोचते हुए खुद से ही कहा। वही उसे सोचते हुए देखकर आरव उसे घूर रहा कहता है, मैंने कुछ कहा, साइन करो अपने। नहीं, मैं ऐसे किसी भी पेपर पर साइन नहीं करने वाली, क्योंकि मैं किसी को पसंद करती हूँ और इन 3 महीने में उसके साथ रहना चाहती हूँ, बानी ने साफ इनकार करते हुए कहा। जिसे सुनकर आरव गुस्से में उसे देखकर बोलता है, तुम मुझे मना करने की कोशिश कर रही हो? क्यों, आज से पहले किसी ने आपको मना नहीं किया? बानी ने उसे पलटकर जवाब देते हुए कहा। जिससे आरव उसे गुस्से में उठकर उसका हाथ पकड़कर उसे दांत पीसते हुए कहता है, अपनी हद में रहो समझी, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, आप बिना बात पर गुस्सा कर रहे हैं, बानी ने आरव से अपना हाथ छुड़ाकर कहा और वहां से जाने लगती है, जिससे आरव बानी के शोल्डर को पकड़कर उसे दीवार की तरफ ले जाकर सीधा दीवार से सटाकर खड़ा कर देता है और उसे गुस्से में देखकर बोलता है, तुम समझती क्या हो अपने आप को? ने तो बात करने की तमीज है और नहीं तमीज में रहने की हद। छोड़िए मुझे, आप खुद मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बानी ने आरव से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, जिसने बानी के दोनों हाथों को कसकर पकड़कर रखा हुआ था। क्या कहा? मैं बदतमीजी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ? आरव ने उसे दांत पीसते हुए कहा। वही बानी को अब आरव से डर लग रहा था, क्योंकि अब आरव सच में कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रहा था, इसलिए बानी गहरी सांस लेते हुए बोली, प्लीज छोड़िए मुझे। वही आरव बानी की बात सुनकर उसके हाथ को छोड़ देता है, लेकिन तभी उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे बानी दंग रह गई थी कि आरव क्या कर रहा है। तभी आरव बानी के अंडस्को को अपने अंडस्को पर रखकर उसे किस करने लगता है, जिससे बानी हैरान हो गई थी। आरव बानी को किस करते हुए पूरा खो रहा था कि तभी बानी मुश्किल से आरव को धक्का देते हुए खुद से दूर करती है और बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है, जिसके बाद आरव खुद होश में आ जाता है। वो खुद अपनी हरकत पर हैरान था कि वो ये कैसे कर सकता है। तभी आरव गुस्से में दीवार पर हाथ मारकर कहता है, मैं कैसे उसके करीब जा सकता हूँ? मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाया? आरव, तू ऐसा नहीं है, नफरत है तुझे लड़कियों से, पर आज क्या हो गया है तुझे? क्यों तुझे सिर्फ उस बानी से फर्क पड़ता है? क्यों तू किसी और को देख नहीं सकता है उसके साथ? ऐसा क्यों? वो मेरी कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे मेरी लगती है। आखिर क्यों? क्या चीज़ है उसके पास जो मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? वही बानी जो धड़कते हुए दिल के साथ अपनी कार में बैठी हुई थी और अभी आरव ने जैसे उसे किस किया उसी के बारे में सोचकर शर्मा रही थी। बानी तभी खुद से कहती है, आज बॉस ने क्या किया मेरे साथ? आज तो वो नशे में भी नहीं थे। क्या वो समझ चुके हैं कि मुझे प्यार करते हैं? वही बानी ऐसे ही खुश हो रही है कि तभी उसे सांझ का फोन आता है, जो उसे एक पार्टी में जाने के लिए अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है। वही बानी जाना नहीं चाहती है, लेकिन सांझ उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, जिससे बानी आखिर में हाँ बोल देती है। तो वही दूसरी तरफ सांझ अपने ऑफिस में बैठकर डेविल स्माइल करते हुए कहता है,
आज मैं आरव तुम्हारे सामने तुम्हारी ही वाइफ को प्रोपोज करूंगा और तुम बस देखते रह जाओगे। ओह मेरा मतलब है तुम भी मेरे लिए खुश होंगे क्योंकि तुम्हें तो कुछ याद नहीं है। ये कहकर सांझ हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में वीर एक बंगले में बैठकर निधि के बारे में सोच रहा था और तभी उसका एक गार्ड उसके पास आते हुए कहता है, बॉस मिस्टर शर्मा आ गए हैं। वही ये सुनकर वीर डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मुझे पता था कि ये आदमी मेरी बात जल्दी मान जाएगा। अंदर लेकर आओ उसे, और हाँ उसकी बेटी को छोड़ दो। तभी कुछ देर बाद मिस्टर शर्मा वीर के सामने खुद फाइल पर सिग्नेचर करके कहते हैं, मैंने अपने साइन कर दिए हैं, अब प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। मुझे नहीं चाहिए रेस्टोरेंट, अब से ये रेस्टोरेंट आपके दोस्त का है। वही वीर स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू मिस्टर शर्मा, लेकिन अगर आप ये काम पहले कर देते तो आपको मुझे इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं होती। खैर अब कहकर कोई फायदा नहीं है, और हाँ आपको आपके रेस्टोरेंट की दुगनी कीमत मिलेगी। ये कहकर वीर उन्हें जाने का इशारा कर देता है, जिससे मिस्टर शर्मा उसे कहते हैं, पर मेरी बेटी वो बाहर है, वीर के एक गार्ड ने कहा, जिससे मिस्टर शर्मा उस गार्ड के साथ बाहर निकल जाते हैं और वही वीर अपने रूम में आ जाता है और आरव को बताने के लिए कि उस का काम उसने कर दिया है, इसलिए आरव को फोन करने लगा। लेकिन नेटवर्क इशू होने से कॉल नहीं लग रही था, इसलिए वो अपनी रूम की अटैच बालकनी में बाहर आ जाता है और आरव को फिर से फ़ोन मिला रहा था कि तभी उसके हाथ से फ़ोन नीचे छूट जाता है और वो हैरानी से निधि को देखता है, जो अब मिस्टर शर्मा के साथ उनकी कार में बैठकर जा रही है, जिसे अब जाते हुए देखकर वीर वहां से भागते हुए अपने बंगले से बाहर निकल कर आ जाता है, जिसे भागते हुए देखकर उसके गार्ड्स भी वीर के पीछे थे। हालांकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हर वक्त अलर्ट रहते थे। वही वीर जैसे ही बंगले से बाहर निकल कर आता है, तभी देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं था और मिस्टर शर्मा की कार वहां से जा चुकी थी। तभी वीर गेट के पास खड़े गार्ड्स को कहता है, मिस्टर शर्मा की कार यही थी न, अब कहाँ गई? सर वो तो चले गए, गार्ड्स ने कहा। और वो लड़की जो उनके साथ थी अभी? वीर ने घबरा कर कहा। वो भी उन्हीं के साथ उनकी कार में बैठकर चली गई, क्योंकि उसे तो हमने किडनैप किया था न, गार्ड्स ने जवाब दिया। जिसे सुनकर वीर हैरान हो गया था, क्योंकि निधि उसके पास थी और उसे पता नहीं चला कि उसने जिस लड़की को मिस्टर शर्मा की बेटी समझकर कैद किया है वो निधि है, जिसे वीर ने देखा तक नहीं। वीर तभी गुस्से में कहता है, निधि फिर से तुम मुझे से दूर हो गई, लेकिन इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आ रहा हूँ तुम्हें लेने। बीवी टू बी कंटेंट, सी यू सून। नेक्स्ट चैप्टर। इफ फ्लैट। आगे मिस्टर शर्मा निधि को लेकर अब घर पहुंचते हैं तो निधि, जिसे नेहा जी पानी पिला रही थी और वही ख्वाहिश निधि के साथ बैठी हुई थी और उसे पूछ रही थी कि वो ठीक तो है, क्योंकि मिस्टर शर्मा ने उन दोनों को बता दिया था कि निधि का किडनैप हुआ था, लेकिन अभी तक उन्होंने वीर का नाम का कोई जिक्र नहीं किया था। वही अब मिस्टर शर्मा निधि को देखकर कहते हैं, आई एम सॉरी निधि बेटा, मेरी वजह से आज तुम्हें तकलीफ हुई बेटा, तुम मेरे लिए मेरी ख्वाहिश बेटी की तरह हो, प्लीज मुझे माफ कर देना। अंकल आप किस बात के लिए माफी मांग रहे हैं मुझसे, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे अच्छे से पता है आप और आंटी ख्वाहिश और मुझ में कोई फर्क नहीं समझते हैं। आप लोग ने कभी भी मुझे पराया तक नहीं समझा, और आज ये जानकर भी कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे बचाया और मेरी वजह से आप लोगों का रेस्टोरेंट किसी और का हो गया है, जो आप लोगों ने ख्वाहिश के नाम पर था। माफ़ी तो मुझे आप सभी से मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से ये सब हुआ। ये कहकर निधि की आंखों से आंसू झलक रहे थे, जिसे देखकर मिस्टर शर्मा और नेहा जी एक दूसरे को देखने लगे और वही नेहा जी प्यार से निधि को चुप करवा कर कहती है, निधि रोना बंद करो बेटा, अब जो हो सो गया, गलती इसमें किसी की भी नहीं है। और रही बात उस रेस्टोरेंट की, तो हम फिर से कोशिश करेंगे एक नया रेस्टोरेंट खोलने की। वैसे भी उन लोगों ने हमें हमारे रेस्टोरेंट की कीमत दी है, तो तुम बुरा फील मत करो। क्या सच में मम्मी?
मेरा मतलब है कि उन्होंने हमें रेस्टोरेंट के बदले उसकी कीमत दी है, लेकिन फिर उन्होंने मेरी दोस्त निधि को किडनैप क्यों किया? बेचारी कितनी प्यारी सी दोस्त है मेरी, खामखा मेरी दोस्त को डरा भी दिया। ख्वाहिश ने निधि को देखकर अपने मम्मी पापा की तरफ देखकर कहा, जिससे मिस्टर शर्मा उसे देखकर नेहा जी से कहते हैं, तुम्हारी बेटी को अभी तक कुछ समझ नहीं आया है कि वो इस बेवकूफ़ को किडनैप करने वाले थे और गलती से निधि हो गई, क्योंकि उन्हें निधि के बारे में पता नहीं था कि वो हमारे घर पर रहती है, इसलिए निधि को ख्वाहिश समझकर किडनैप कर दिया। वही ये सुनकर ख्वाहिश हैरानी से बोली, क्या मुझे किडनैप करने वाले थे? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? नेहा जी अपनी बेटी को कहो चुप रहे। मिस्टर शर्मा ने ख्वाहिश को देखकर नेहा से कहा और तभी निधि से कहते हैं, बेटा तुम आराम करो। और फिर ख्वाहिश को कहते हैं, निधि को रूम में लेकर जाओ और इसे परेशान मत करना। वही ये सुनकर ख्वाहिश निधि को लेकर रूम में आ जाती है और मुंह बनाकर कहती है, मेरे बाप को मुझसे ज्यादा तेरी फिक्र है। अरे मैं उनकी असली बेटी हूँ, लेकिन मुझे सोतली बेटी की तरह मुझे डांट लगाते रहते हैं और तुझे तो कितना ज्यादा प्यार से बात करते हैं। वही निधि उसकी बात सुनकर मुस्करा कर उसके सर पे मारकर कहती है, पागल अंकल तुझे इसलिए डांट लगाते हैं क्योंकि तू उनकी बात कभी भी नहीं सुनती है और जो भी काम करती है वो उन्हें पसंद नहीं आता है क्योंकि तू उसमें से गड़बड़ करती है। वही ये सुनकर निधि मुंह बनाकर कहती है, तू रहने दे, मेरे पापा की तारीफ कर करके तू उनकी नज़र में अच्छी बेटी बन गई है और मैं नालायक। वही ये सुनकर निधि हंसते हुए बोली, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। कहकर निधि अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली जाती है। वही दूसरी तरफ एक आलिशान पार्टी चल रही थी जहां पर शहर का जाना माना इंसान था और वही अब इस पार्टी में बानी सांझ के साथ आती है। बानी ने पिंक गोल्ड कलर का वन शो ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था जिसकी शोल्डर पर एक स्लीव पतली और गोल्ड कलर की थी। वही सांझ बानी के साथ पार्टी में आता है कि तभी मीडिया वाले उन दोनों की फोटो खींचने लगे और साथ ही उन दोनों को एक साथ देखकर कहने लगे कि दोनों की जोड़ी साथ में अच्छी लगती है, जिससे सांझ तो खुश हो रहा था लेकिन वही बानी को थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगा और इसलिए वो मीडिया वालों से कुछ कह पाती तभी सांझ उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर कान में धीरे से कहता है, बानी मुझे पता है तुम्हें अजीब लग रहा है लेकिन ये मीडिया है, अभी तुम इन्हें एक्सप्लेनेशन देने लग गई तो ये तुमसे और भी सवाल करने लग जाएंगे, तो छोड़ो इन्हें, हम पार्टी में चलते हैं। वही ये सुनकर बानी हाँ बोल देती है और चुपचाप सांझ के साथ पार्टी में अंदर जाने लगती है। वही पार्टी में सांझ बानी को लेकर आता है जहां बानी के पास चिराग आ जाता है और वो बानी को देखकर उसकी ड्रेस और खूबसूरती की तारीफ करने लगा, जिससे बानी चिराग के साथ हंसकर बात कर रही थी और वही सांझ को चिराग से जलन होने लगी, जिससे वो बानी को कहता है, बानी चलो डांस करते हैं। लेकिन बानी मना करते हुए बोली, सॉरी सांझ लेकिन मैं थोड़ा थक गई हूँ और मैं पार्टी में बस तुम्हारे लिए आई हूँ क्योंकि तुम्हें पार्टनर की ज़रूरत थी, लेकिन डांस करने के लिए मत कहो वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी और तुम्हें मुझे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वही ये सांझ कुछ बोला तभी चिराग ने कहा, क्या हुआ बानी तुम ठीक तो हो? चिराग मैं बॉस के साथ काम कर रही हूँ और आज उन्होंने दिन भर मुझसे बहुत काम करवाया है, रेस्ट करने का टाइम तक नहीं दिया, एक के बाद एक फ़ोटो शूट करने के लिए बोल रहे थे। बानी ने सच कहा क्योंकि आरव ने बानी को आज 1 मिनट के लिए भी आराम करने तक नहीं दिया था। वही सांझ बानी से कहता है, बानी आरव जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम फिर भी उसके लिए काम कर रही हो। सांझ, बॉस कुछ भी करे लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाली और मैं बॉस के लिए इसलिए काम कर रही हूँ ताकि बॉस को मैं याद आ जाऊं और मैं खुद उनसे दूर नहीं रह सकती हूँ, बानी ने उसे कहा। जिसे सुनकर सांझ को मन ही मन में गुस्सा तो आ गया था लेकिन वो बानी के सामने जाहिर नहीं करता है, बस ड्रिंक के बहाने वहां से चला जाता है। वही चिराग बानी की बात सुनकर बोला, आरव खुराना
सच में तुम्हें भूल गया है, लेकिन तुम भी उसे ये याद दिला कर रहूंगी कि तुम उसके लिए उसकी कौन हो। देखना आरव को जल्द ही सब कुछ याद आ जाएगा। टू बी कंटेंट, सी यू सून नेक्स्ट चैप्टर। ए फ्लैट आगे। वही दूसरी तरफ दिल्ली में निधि ख्वाहिश दोनों मिलकर बातें कर रही थी। दोनों एक साथ बेड पे लेटे हुए थे। तभी ख्वाहिश ने उसकी तरफ देखकर कहा, एक बात बता निधि, अगर तेरा हस्बैंड तुझे लेने आ जाए तो क्या तू उसे माफ कर देंगी? ख्वाहिश, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और तू जानती है, प्लीज। मैं कोई जवाब नहीं देने वाली, निधि ने नाराज होते हुए कहा। तभी ख्वाहिश उसकी बात सुनकर बोली, यार निधि, तू अभी तक माइंड कर रही है। मैंने बस नॉर्मल सवाल पूछा, चल हाँ या ना मैं जवाब दे दे, मैं चुप हो जाऊंगी और कोई सवाल नहीं करूंगी। तो सुन, मैं उन्हें देखना तक नहीं चाहती हूँ, अब तुझे मेरा जवाब मिल गया होगा, निधि ने गुस्से में कहा। जिसे सुनकर ख्वाहिश उसे शांत करते हुए बोली, ओके मेरी माँ, अब तू फिर से गुस्सा क्यों कर रही है? यार तू जितनी प्यारी सी लगती है उतना ही तेरा गुस्सा बम की तरह फूटता है। मुझे नींद आ रही है, तो अब मुझे सोने दे, निधि ने चादर तान कर कहा। जिसे देखकर ख्वाहिश चुप हो गई और फिर गहरी सांस लेते हुए खुद से मन में कहती है, ये लड़की मुझे से झूठ बोल सकती है लेकिन अपने आप से नहीं। निधि, मुझे अच्छे से पता है तू आज भी अपने हस्बैंड को भूल नहीं पा रही है और अभी तो रो रही है। ये कहकर निधि भी दूसरी तरफ मूड कर सो जाती है, जिससे ख्वाहिश अपने चेहरे से चादर हटा देती है तो निधि की आंखों में सच में आंसू थे। निधि उठकर खिड़की के सामने खड़ी हो जाती है और वही खड़े होकर सिसकते हुए रोने लगी। तभी उनके रूम का दरवाजा नॉक हुआ, जिसे सुनकर निधि अपने आंसू को साफ करते हुए दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने नेहा जी और कुछ परेशान नजर आ रही थी, जिसे देखकर निधि उन्हें देखकर कहती है, क्या हुआ आंटी आप इस वक्त, और आप इतनी परेशान नजर क्यों आ रही हो? निधि, बेटा बाहर चलो, कोई तुमसे मिलने आया है, नेहा जी ने उसे देखकर घबरा कर कहा। वही ख्वाहिश भी अब तक उठ गई थी और वो दरवाजे के पास आकर अपनी माँ से कहती है, इतनी रात को कौन आया है निधि से मिलने? वही निधि को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन आया है, क्योंकि उसके यहाँ पर जायदा कोई दोस्त नहीं थे। निधि चलो बेटा, नेहा जी ने निधि से कहा, जिससे निधि अपना दुपट्टा ओढ़कर नेहा जी के साथ जाने लगी, जिससे ख्वाहिश भी उनके पीछे जाने लगती है, क्योंकि उसे भी देखना था आखिर कौन आया है। वही निधि जैसे ही नेहा जी के साथ हॉल में आती है, सामने सोफे पे बैठे हुए वीर को देखकर हैरान हो जाती है। वही वीर जिसे पता चल चुका था कि निधि मिस्टर शर्मा के यहाँ तक 6 महीने से रह रही है और ख्वाहिश उसकी दोस्त है। वही वीर निधि को देखता है, जो इस वक्त वाइट कलर के सूट में सिंपल सी बिना मेकअप के खड़ी हुई थी, जो इस सुंदर लग रही थी। लेकिन निधि की मांग में अपने नाम का सिंदूर और गले मंगलसूत्र न देखकर वीर को गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सीधा निधि के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, घर चलो, और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जिससे निधि वीर का हाथ झटकते है उसे अनजान बनकर कहती है, आप कौन है और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वही ये सुनकर वीर निधि से कहता है, बीवी तुम भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो, शादी हुई है हमारी। कौन सी शादी जो आपने मेरे साथ जबरदस्ती से करी थी, बस अपने मतलब के लिए, और जब आपका मतलब पूरा हो गया है तो अब क्या चाहिए आपको मुझसे? निधि ने कहा। वही वीर को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर निधि क्या बोल रही है। तभी वो निधि से कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या बोल रही हो, देखो हम घर चल रहे हैं, वहीं पर बात करेंगे, चलो अब। वीर ने निधि का हाथ पकड़ने की कोशिश करी, जिससे निधि वीर से दूर होते हुए कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना है आपके साथ, और कोई बात नहीं करनी है। आप जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जा सकते हैं, वैसे भी वहाँ पर कि आपका इंतजार कर रहा होगा। वही वीर कुछ कहता, तभी मिस्टर शर्मा अभी तक चुप थे, निधि की बात सुनकर कहती है, निधि क्या ये तुम्हारे पति है बेटा? वही वीर खुद जवाब देते हुए कहता है,
ये मेरी वाइफ है, क्या आपको इसने बताया नहीं? वही ख्वाहिश वीर को देखकर उसके पास आते हुए निधि को अपने पीछे करते हुए वीर से कहती है, अब क्या लेने आए हो आप यहाँ? मेरी दोस्त को चीट करके आप खुश नहीं है जो फिर भी उस हट करने आ गए। देखिए आप अब यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि निधि यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और अगर तुमने निधि के साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना होगा। तो चाहते हैं कि मैं ऐसा कुछ न करूँ, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाइए। वही वीर को ख्वाहिश की बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही वो उसकी बात पर ध्यान दे रहा था। उसकी नज़र बस निधि के ऊपर थी जो उसके सामने मुंह फेर कर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर वीर को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो कुछ सोच रहा वहां से निकल जाता है। जिसके बाद निधि रोते हुए जमीन पर गिरकर बैठ जाती है, जिसे ख्वाहिश और नेहा जी संभालने लगे और वही निधि रोते हुए कहती है, वो यहाँ क्यों आए हैं? जो वो खुद करना चाहते थे मैंने कर तो दिया था न उसकी लाइफ में उन्हें छोड़कर, ताकि तुम खुद मुझे छोड़कर किसी और के साथ खुश रह सके। ए फ्लैट क्या चाहिए उन्हें मुझसे? क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? मुझे नहीं रहना है उनके साथ, मैं नफरत करती हूँ उनसे। कहते हुए निधि बिलख कर रोने लगती है, जिसे देखकर ख्वाहिश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसने कितनी मुश्किल से निधि खुद को संभाल रही थी, लेकिन आज वीर की वजह से आज वो फिर से टूट गई थी, जिससे अब ख्वाहिश को वीर पर गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में पार्टी में बानी गुस्से में दूर खड़ी आरव को घूर रही थी, जो इस पार्टी में रोमा के साथ आया हुआ था और रोमा के साथ खड़ा ड्रिंक की सिप ले रहा था। वही बानी को गुस्सा आरव पर आ रहा था जो रोमा के साथ खड़ा हुआ, जिसे रोमा आरव को देखकर मुस्करा रही थी। वही बानी आरव के साथ रोमा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए गुस्से में वही बार काउंटर के पास जाकर आरव और रोमा को देखकर ड्रिंक पीने लगी। सी यू सून नेक्स्ट चैप्टर। अब आगे वही आरव ने भी बानी को देखा था, लेकिन वो बानी को इग्नोर करना चाहता था क्योंकि उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी और वो बिल्कुल उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहता था। और इस पार्टी को रोमा के साथ आया हुआ था। ये पार्टी एक ओल्ड कपल की थी जिनकी आज 50 एनिवर्सरी पार्टी थी। वही रोमा आरव के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव उसकी बात सुनकर भी अनसुना कर रहा था। लेकिन इसी बीच में आरव चाहकर भी बानी को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। चाहकर भी उसकी नज़र बार बार बानी पर जा रही थी, जो अब बार काउंटर पर बैठे हुए ड्रिंक कर रही थी, जिसे पीते हुए देखकर आरव खुद से कहता है, ये लड़की ड्रिंक क्यों कर रही है, और वो भी इतनी ज्यादा। वही अब आरव को बानी की फिक्र हो रही थी, लेकिन वो इतना बानी का करीबी भी नहीं था जो बानी के पास जाकर उसे ड्रिंक करने से रोक सकता था। इसलिए वही खड़ा हुआ बानी को देख रहा था और वही खड़ी रोमा आरव से मुस्करा कर कहती है, हे आरव चलो डांस करते हैं ना, देखो सब एंजॉय कर रहे हैं। वही आरव उसे बिना देखे सामने बानी को देखकर रोमा से रूड वॉइस में बोलता है, मुझसे ज्यादा क्लोजी होने की कोशिश मत करो, अच्छा होगा मुझसे दूर रहो। ये कहकर आरव वहां से जाने लगता है, जिसके हाथ पकड़कर रोमा ने उसे कहा, तुम मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकते हो? पता नहीं तुम्हें मुझे से क्या प्रॉब्लम है, मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा है। तुम मेरे साथ काम कर रहे हो लेकिन तुम्हारा बिहेव बहुत ही रूड है। डोंट टच, आगे से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। आरव ने उससे अपना हाथ छुटाकर कहा और वहां से चला गया। वही बानी बार काउंटर पर बैठे हुए ड्रिंक कर रही थी कि तभी सांझ उसे ड्रिंक पीते हुए देखकर जल्दी से उसके हाथ से छुड़ाकर कहता है, बानी क्या कर रही हो, तुम इतना क्यों पी रही हो? सांझ मुझे बॉस चाहिए, मैं उनकी वाइफ हूँ। बॉस को कहो न कि वो मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ नहीं घूम सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। कहते हुए नशे में बानी सांझ के शोल्डर पर सर रख कर रोने लगती है, क्योंकि अब ड्रिंक का नशा बानी में होने लगा था।
वही बानी की बात सुनकर सांझ के दिल पर कांटे चुभ रहे थे, क्योंकि वो अब बानी के मुंह से आरव नहीं सुनना चाहता था। लेकिन तभी वो कुछ सोचकर बानी से कहता है, बानी मेरी बात सुनो, आरव कभी भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था। याद करो उसने तुम्हारे साथ पहले क्या क्या किया था। वो तुम्हें पहले जान से मरना चाहता था और बदला लेना चाहता था, और उसने तुम्हें डांस कंपटीशन में कैसे हरा दिया था, तुम ये कैसे भूल सकती हो। उसने तुम्हारी मेहनत को खराब कर दिया था, और जब उसे तुमसे प्यार हुआ तब भी वो तुम्हारे साथ प्यार से पेश नहीं आता था, और आज भी नहीं आ रहा है। और अब तो वो तुम्हें भूल भी चुका है। उसे अब तुमसे प्यार नहीं है, और नहीं वो तुमसे प्यार करना चाहता है, क्योंकि उसे उस रोमा से प्यार है, तभी तो पार्टी में उसके साथ आया है। तुमने खुद कहा था ना कि आरव और रोमा के बारे में अफवाह फैली हुई है कि ये दोनों साथ में है। सांझ ने बानी को नशे की हालत में उसे आरव के खिलाफ भड़काते हुए कहा, जिसका असर बानी पर हुआ भी, और वो अपने आंसू को साफ करते हुए सांझ से कहती है, सांझ अगर बॉस उस रोमा को प्यार कर रहे हैं तो मेरा क्या होगा। मैं कहाँ जाऊं, मैं तो अकेली ही रह जाऊंगी। बानी मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कभी भी तुम्हारा साथ और हाथ नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम खुद भी कहो ना तब भी नहीं। बस मुझे एक चांस देकर देखो, मैं तुम्हें आरव खुराना की तरह हट बिल्कुल भी पसंद करूंगा, कभी भी नहीं। बस तुम्हें खुश रखूंगा। क्या तुम मुझे चांस दे सकती हो। सांझ ने बानी का एक हाथ अपने हाथों में भर कर कहा, जिससे बानी सांझ को देखती है और उसे कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो। मैं बॉस को प्यार करती हूँ न, तो तुम्हें चांस कैसे दे सकती हूँ। सांझ बानी को नशा हो रहा था, लेकिन उसे सांझ की बात समझ में आ रही थी, इसलिए वो सांझ को मना कर रही थी। लेकिन सांझ आज पीछे हटने वाला नहीं था, इसलिए वो बानी को आरव की तरफ देखने के लिए कहता है, जो आज बानी के साथ न होकर रोमा के साथ खड़ा हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था आरव रोमा साथ में है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि दोनों इस वक्त एक रिपोर्टर के लिए बस साथ में एक फोटो खींचवा रहे थे। लेकिन सांझ बानी के मन में आरव के लिए जहर घोलते हुए कहता है, देखो उस आरव खुराना को यादाश्त जाने के बाद वो कैसे उस रोमा के साथ फोटो खींचा रहा है। इससे पहले जब आरव तुम्हारा हस्बैंड था, उसने तुम्हारे साथ कोई फोटो पब्लिक प्लेस में नहीं खींचवाई, और नहीं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ बताया कि तुम उसकी वाइफ हो बानी, क्योंकि वो कभी भी ये बात बताना नहीं चाहता था कि तुम उसकी वाइफ हो। बानी समझने की कोशिश करो, आरव तुमसे प्यार नहीं करता था, अगर करता था तो तुम्हारे बारे में सबको पहले ही बता देता। और बानी आज वो तुम्हें भूल चुका है। क्या उसे इतने वक्त से तुम्हें देखकर कुछ फील नहीं हुआ कि तुम उसके लिए क्या हो। वो जब भी तुम्हारे सामने आता तुम्हें पूरी तरह से इग्नोर करके चला जाता। तुम उसकी कंपनी में काम कर रही हो, लेकिन वो अभी तक तुम्हें यहाँ विश करने नहीं आया, और तुम इस इंसान का इंतजार कर रही हो जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही ये सुनकर बानी आरव को देखकर रो रही थी, क्योंकि उसे सांझ की बात सुनकर लग रहा था कि आरव उसे सच में अब प्यार नहीं करेगा और न ही बानी को याद भी करेगा, जिससे बानी अब चुप हो जाती है। और वही सांझ बानी से कहता है, मुझे नहीं पता है ये सही टाइम है या नहीं, पर मैं आज और अभी कहना चाहता हूँ कि आई लव यू। मैं आज भी तुम्हें उतना ही पसंद करता हूँ बानी, जितना पहली बार। क्या तुम आरव को छोड़कर मेरे साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगी। प्लीज, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर सांझ बानी के पैरों के पास अपने घुटने के बल बैठ जाता है और बानी का हाथ पकड़ लेता है, जिसे बानी सांझ को देखने लगी। और वही सांझ का बानी के सामने इस तरह से प्रोपोज स्टाइल में बैठने से पार्टी में आए हुए गेस्ट का ध्यान उन दोनों पर चला जाता है, और आरव का भी, जो सांझ और बानी को देख रहा था। वही बानी को अजीब लगता है, क्योंकि सांझ ऐसे उसे क्यों प्रोपोज कर रहा था। हालांकि उसे नशा था, लेकिन नशे में भी उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। वही सांझ बानी का हाथ पकड़कर बैठकर उसे बस बोल रहा था कि वो उसे प्यार करता है और वो उससे बस एक चांस चाहता है,
जिससे बानी एक नज़र आरव को देखती है जिसे वो सांझ को मना करने लगी थी कि तभी रोमा आरव के पास आकर मुस्करा कर कुछ कहने लगी थी, जिससे बानी को गुस्सा आ जाता है और वो सांझ को गुस्से में आरव को देखकर हाँ बोल देती है, जिसे सुनकर सांझ खुश हो जाता है और उठकर बानी को हक कर लेता है। तो वही आरव बानी को गुस्से में घूर रहा था, क्योंकि वो बानी के जवाब और अभी बानी को सांझ के करीब देखकर उसे जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई थी और वही बानी और सांझ के बारे में मीडिया तक ये खबर फैल गई थी कि सांझ और बानी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जिससे अभी पार्टी के बाहर मीडिया उन दोनों को घेर कर खड़ी हुई थी, जिन्हें अब गार्ड्स बहुत मुश्किल से उनकी कार तक ले जाते हैं। वही आरव जो उनके पीछे खड़ा ये सब देख रहा था कि कैसे मीडिया वाले उन दोनों के बारे में सवाल कर रहे हैं। वही अब बानी सांझ की कार में थी। वही सांझ बानी को देखकर खुश था, लेकिन बानी नम आंखों से खिड़की से बाहर की तरफ झांक कर बैठी हुई थी, क्योंकि उसने को कुछ किया था उसे खुद बुरा लग रहा था। See you soon next chapter A flat। आगे अगले दिन सुल्तान इस वक्त केसरी मॉल में अत्या के सामने उसे देखकर मुस्करा रहा था, तो वही अत्या उसे घूर रही है जो उसे हॉस्पिटल से जबरदस्ती यहाँ पर उठाकर लेकर आया था। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम मुझे हॉस्पिटल में से कैसे उठाकर ला सकते थे? अत्या ने भड़कते हुए सुल्तान से कहा, जो उसकी बात सुनकर कहता है, हाँ मेरा 50% भेजा खराब है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं केसरी मॉल में आपका वेट कर रहा हूँ और आप फिर भी नहीं आई थी और इसलिए मुझे आपको उठाकर लेकर आना पड़ा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास बहुत काम होते हैं करने के लिए, मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ जिसका जब मन करेगा वो उसे कर लेगा। अत्या ने उसे गुस्सा करते हुए कहा। तभी सुल्तान उसे देखकर बोलता है, अत्या जी अब आप गुस्सा मत करिए न, सॉरी नेक्स्ट टाइम से मैं चेक करूंगा कि आप बिजी हैं या फिर तभी आपके साथ टाइम वेस्ट करने का प्लान बनाऊंगा। चुप रहो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, पता नहीं तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, अत्या ने उसे घूर कर देखकर बोला, जिससे सुल्तान उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ आप बस कुछ देर के लिए मेरे साथ टाइम स्पेंड करिए न। वही अत्या तभी कुछ सोचकर उसे हाँ बोल देती है, लेकिन उसे वार्न कर देती है कि अगर सुल्तान ने उसे थोड़ा भी परेशान किया तो वो चली जाएगी। वही अब अत्या पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी थिएटर के अंदर स्क्रीन पर मूवी देख रही थी, तो वही सुल्तान अपनी कोहनी कुर्सी के हैंडल पर सटाकर अपना चेहरे पर हाथ रखकर उसे प्यार से निहार रहा था। उसे तो कोई मतलब नहीं था कि सामने कौन सी मूवी चल रही है, बस वो ध्यान से अत्या के चेहरे को देखा जा रहा था। तभी अत्या अब अपना सर घुमाकर उसकी तरफ देख लेती है, जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था, जिसे देखकर अत्या उसके मुंह पर कुछ पॉपकॉर्न फेंककर चीर कर कहती है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले, मुझे क्यों देख रहे हो, सामने मूवी नहीं दिखाई दे रही है क्या? वही सुल्तान आशिक भरे अंदाज में उसे देखकर मुस्करा कर कहता है, इतना सुंदर और खूबसूरत चेहरा मुश्किल से देखने को मिल रहा है तो कोई दूसरी तरफ क्यों नजर उठाकर देखे। वही ये सुनकर अत्या उसे बुरी तरह से घूरने लगी, जिससे सुल्तान जल्दी से होश में आता है और उसे देखकर बोलता है, मैं तो मजाक कर रहा था, आप गुस्सा मत करिए। वही ये सुनकर अत्या उसे घूरकर सामने स्क्रीन पर मूवी देखने लग जाता है, तो एकदम से पूरी स्क्रीन पर एक डरावनी डोल आ जाती है जो जोर जोर से हंस रही थी, जिसे देखकर सुल्तान सीट पर उछलकर चिपक कर बैठ जाता है और डर से चीखने लगा, जिसे देखकर अत्या उसे डांट कर कहती है, अब क्या कर रहे हो, सही से बैठो, इसमें तो हॉरर सीन है। सुल्तान ने डरते हुए कहा, अब हॉरर मूवी है तो हॉरर सीन ही होगा ना इडियट, तुम्हें पता नहीं है क्या? अत्या ने उसे देखकर कहा, क्या हॉरर मूवी, पर मैंने तो रोमांटिक मूवी की टिकट बुक करने के लिए उस चाली से कहा था, लेकिन उसने हॉरर मूवी की टिकट बुक करी, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सुल्तान ने गुस्से में मन में खुद से कहा।
और फिर से डरते हुए मूवी देखने लगा। लेकिन मूवी में जब जब भी हॉरर सीन आता सुल्तान डरने लगा। वही दूसरी तरफ बानी सांझ के साथ में आरव के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई उसकी कार में इस वक्त खामोश बैठी हुई थी, जिसे देखकर सांझ ने उसे कहा, बानी क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? जो कहना है प्लीज, ऐसे चुप रहकर तुम मुझे डरा रही हो। क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या वो सही है बानी? वही सांझ की बात सुनकर बानी अपनी नम आंखों से सांझ की तरफ देखकर कहती है, मैं बॉस से प्यार करती हूँ। वही ये सुनकर सांझ बानी की बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर बानी के आंसू को साफ करते हुए कहता है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ और पता है मैं अभी यही सोच रहा था कि तुम मुझसे यही कहना चाहती हो। मुझे माफ कर दो सांझ, मैं तुम्हें चाहकर भी पसंद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बस बॉस है जो मेरे हस्बैंड है। मैं उनके अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती हूँ। बानी ने सांझ से उसके प्रपोजल में मना करते हुए कहा जो कल सांझ ने उसे किया था और बानी ने उसे समय तब उसे हाँ कहा था। बानी की बात से सांझ खुद भी हट हो जाता है, लेकिन तभी बानी से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया है और अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ओके, वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं न, तो दोस्त की तरह हम एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। वही बानी सांझ की बात सुनकर उसे देखकर कहती है, तुम मुझे से गुस्सा नहीं हो, मैंने तुम्हें हट कर दिया। बानी, तुम कभी भी मुझे हट नहीं कर सकती हो। अच्छा, अब तुम्हें जाना चाहिए और मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके, सांझ ने मुस्कराकर नॉर्मल होते हुए कहा। वही बानी अब सांझ की कार से उतरकर बाहर आ जाती है और ऑफिस में जाने लगती है, तो वही सांझ कार में बैठा हुआ बानी को देख रहा था। इस वक्त उसका चेहरा सख्त हो गया था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कल तक तो बानी ने उसे हाँ कहा था, लेकिन आज फिर न कर दिया, और किसकी वजह से? सर्द आरव खुराना की वजह से। वही बानी ऑफिस की सभी जा रही थी कि तभी आरव उसे दिखाई दिए, जो अपनी दोनों पॉकेट में हाथों को डालकर सामने खड़ा हुआ था, जिसे देखकर बानी उसे कुछ कहती तभी आरव उसे बहुत रूड होकर कहता है, फायर। वही ये सब कुछ बानी हैरान हो गई थी, उसे विश्वास नहीं होता है कि आरव उसे निकालने को बोल रहा है। तभी बानी उसे न समझी में कहती है, क्या मतलब है आपका? वही आरव उसे देखकर कहता है, तुम इतनी स्टूपिड हो कि तुम समझ नहीं रही हो कि मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी से निकाल रहा हूँ। तुम्हारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे मैंने तोड़ दिया है। क्या पर कथव, आपने ऐसा क्यों किया? बानी ने हैरान होकर पूछा, जिसे सुनकर आरव उसे देखकर कहता है, क्योंकि मुझे ऐसे इंसान के साथ कोई काम नहीं करना है जिसकी पर्सनल लाइफ की वजह से मेरी कंपनी में कोई फर्क पड़े। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम किसी को डेट नहीं कर सकती हो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और कल शाम को तुमने ये कहकर आरव गुस्से में चुप हो गया था, क्योंकि उसे आगे नहीं बोलना चाहता था कि बानी सांझ के लिए है। लेकिन तभी आरव कुछ देर चुप रहकर उसे कहता है, अब तुम मेरी कंपनी की कोई मॉडल नहीं हो, मैंने तुम्हें निकाल दिया है। वही ये सुनकर बानी को आरव पर गुस्सा तो आ रहा था और इसलिए वो कुछ कहती तभी उन्हें जोर से कुछ सुनाई देता है, जिससे बानी के साथ आरव भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो सांझ की कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसे देखकर बानी हैरान हो जाती है। जोर से सांझ का नाम कहती है। ए फ्लैट आगे। वही दूसरी तरफ जयपुर में ख्वाहिश, जो कुछ देर के लिए रूम से बाहर गई हुई थी, जैसे ही रूम में आती है तो निधि को अपना सामान पैक करते हुए देखकर हैरान हो गई थी, जिसे देखकर ख्वाहिश उसे कहती है, निधि ये सब क्या है? तू अपना सामान क्यों पैक कर रही है? क्योंकि मैं जा रही हूँ। निधि ने अपने बैग की जीप को पूरा बंद करते हुए कहा, जिसकी बात सुनकर ख्वाहिश बोली, लेकिन कहाँ? मुझे नहीं पता है, बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वीर सर यहाँ आ चुके हैं और उन्हें मेरे बारे में पता चल गया है कि मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से वीर सर तुम्हें और अंकल और आंटी को हर्ट करे। इसलिए मुझे जाना होगा ताकि वो मेरी वजह से तुम्हें परेशान न कर सके।
निधि ने उसे कहा और अपना बैग उठाकर जाने लगती है, जिससे ख्वाहिश उसे रोक कर कुछ कहती। तभी निधि के सामने वीर खड़ा हो जाता है, जिसे ख्वाहिश भी देख लेती है और वही निधि का बैग वीर को देखकर डर से उसके हाथ से छूट जाता है, जिसे देखकर वीर मुस्कुराकर निधि से कहता है, बीबी तुमने पूरी तैयारी कर ली है मुझसे दूर जाने की, लेकिन इस बार तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम इस घर से जरूर जाऊंगी लेकिन मेरे साथ। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, और क्यों आप अब मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आइए, निधि ने गुस्से में कहा। जिसे सुनकर वीर कुछ कहता तभी ख्वाहिश वीर से कहती है, मेरी दोस्त को क्यों परेशान कर रहे हो, यूज आपके साथ कहीं नहीं जाना है, और आप जाइए वरना अच्छा नहीं होगा। वो मेरी बीवी है तो तुम हम दोनों के बीच मत बोलो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, समझी, वीर ने ख्वाहिश को चुप करवाते हुए कहा। जिससे ख्वाहिश फिर से कुछ कहती तभी वीर निधि को हाथ पकड़ लिया, उसे गुस्से में कहता है, बीवी अगर चाहती हो कि मैं शांत रहूं तो मेरे साथ चलो, वरना अभी तक तुम्हारी दोस्त के इस घर में जो शांति बनी हुई है वहां मुझे आंधी तूफान लाने में वक्त नहीं लगेगा, और तुम ये बात अच्छे से जानती हो। आप उसे ऐसे धमका नहीं सकते हैं, ख्वाहिश ने गुस्से में कहा। जिससे वीर उसे घूर कर कुछ बोल पाता तभी निधि जो वीर की धमकी से डर गई और वो एकदम से वीर से कहती है, सर मैं चल रही हूँ आपके साथ, आप कुछ मत करिएगा। वही ये सुनकर ख्वाहिश निधि को कहती है, निधि क्या बोल रही है, तू पागल है क्या, तू कैसे इनकी बात सुनकर इनके साथ जा सकती है। थैंक यू ख्वाहिश, तेरा और अंकल और आंटी का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, उन्होंने मेरा बेटी जैसा ख्याल रखा है, तू सच में बहुत लकी है, तेरे मम्मी पापा तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कहकर निधि ख्वाहिश को हक कर लेती है। वहीं इस वक्त मिस्टर शर्मा और नेहा जी घर में नहीं थे, इसलिए निधि ख्वाहिश के गले लगकर रो रही थी। तभी कुछ देर बाद वीर निधि को लेकर वहां से लेकर चला जाता है। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सांझ के बेड पे बैठा हुआ था, उसके सर और एक हाथ में चोट आई थी, और वही बानी और आरव जो अभी उसके सामने थे, क्योंकि वीर को वही दोनों हॉस्पिटल में लेकर आए थे। दरअसल सांझ ने आरव और बानी को कार से ही बात करते हुए देख लिया था। सांझ को पहले से ही आरव पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बानी ने उसे उसकी वजह से रिजेक्ट किया था, और वही आरव बानी दोनों एक साथ थे, जिससे सांझ ने जानबूझकर अपनी कार से खुद का एक्सीडेंट किया था ताकि उसे बानी का अटेंशन मिल सके और वो आरव को बस बानी से दूर रख सके। बानी सांझ की हालत को देखकर फिक्र के साथ उसे कहती है, सांझ तुम ठीक हो, पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। सी वही ये सुनकर सांझ उसे कहता है, मैं ठीक हूँ बानी, पता नहीं कैसे मेरी कार उस पेड़ से लग गई। तुम सच बोल रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी कार पेड़ से कैसे लग गई। आरव जो अभी तक वही था, उसने सांझ की बात सुनकर सांझ से पूछा, जिससे सांझ थोड़ा सा झेप गया था। लेकिन तभी बानी आरव को कहती है, आपको इस वक्त सांझ से ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, अभी उसे चोट लग है। वही ये सुनकर आरव बानी को घूर कर देखकर बोलता है, मुझे भी पता है इसे चोट लगी है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। वही अब उन दोनों को बात करते हुए देखकर सांझ को जलन हो रही थी, इसलिए वो बानी से कहता है, बानी मुझे प्यास लगी है, लेकिन मेरे हाथ की वजह से मैं खुद पानी नहीं पी सकता हूँ, तुम प्लीज बाहर किसी नर्स को बुला दोगी कि वो मुझे पानी पिला सके। वही ये सुनकर बानी खुद सांझ को अपने हाथों से पानी पिलाकर कहती है, सांझ जब मैं हूं तो तुम्हें नर्स की क्या जरूरत है, हम दोनों दोस्त हैं ना, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकती हूँ ना। वही अब आरव को जलन हो रही थी, क्योंकि बानी उसकी केयर कर रही थी। वही अब बानी सांझ को संतरे खुद अपने हाथों से छिलकर खिलाने लगी थी, जिससे से सांझ को बहुत अच्छा लग रहा था और उसे आरव से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन वही सांझ को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो सांझ को जान से मार दे।
लेकिन तभी वो अपने गुस्से में बाहर निकल जाता है, जिसके बाद सांझ के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और वही बानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और न ही उसे पता चला कि आरव चला गया है। टू बी कंटिन्यू, सी यू सून नेक्स्ट चैप्टर। इफ फ्लैट आगे बानी सांझ की केयर कर रही थी कि तभी सांझ बानी से कहता है, थैंक यू बानी, तुम्हें मेरी परवाह है, मेरे लिए ये भी बहुत है। वही ये सुनकर बानी कुछ कहती तभी रूम में आरव आ गया और साथ ही उसके साथ एक नर्स भी, जिसे देखकर बानी आरव को देखकर हैरान हो गई थी कि वो कहाँ गया था और नर्स के साथ क्या कर रहा है। वही सांझ आरव को देखकर कहता है, तुम तो चले गए थे तो वापस क्यों आ गए? नर्स, ये आपको इनका ध्यान रखना है, और हाँ, इनका हाथ में चोट लगी है तो इन्हें पानी और फ्रूट्स अपने हाथों से खिलाना, आरव ने सांझ को इग्नोर करके नर्स से कहा, जो उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देती है। तो वही सांझ आरव से कहता है, मुझे नर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम लेकर जाओ इसे, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ और वैसे भी बानी है मेरे साथ। ये कहकर सांझ बानी को देखकर मासूम बनकर बोलता है, बानी, क्या तुम मेरा ध्यान रख सकती हो? वैसे भी डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल में एक दिन के लिए यहाँ पर रेस्ट करने के लिए कहा है। वही बानी सांझ की बात सुनकर हाँ मैं सर हिलाकर उसे कुछ बोल ही रही थी कि तभी एकदम से आरव ने बानी का हाथ पकड़कर कहा, आज का शूट करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं और अपने इस दोस्त की फिक्र मत करो, नज़ है, इसके साथ ये तुमसे अच्छा ध्यान रख सकती है क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है। ये कहकर बानी को जबरदस्ती वहां से लेकर चला जाता है, जिसे सांझ गुस्से में टेबल पर रखे हुए गिलास को फेंक देता है और वही नज़ उसे गुस्से में देखकर कहती है, सर क्या हुआ आपको? अगर चाहती हो कि तुम मेरे सामने जिंदा रहो तो निकलो यहाँ से, सांझ ने उसे गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जिससे नज़ डर से वहां से चली जाती है और वही सांझ गुस्से में कहता है, आरव खुराना, इस बार मैं हार नहीं मानने वाला, बानी को मैं अपना बना कर रहूंगा और तुम्हें मेरी तरह तड़पना होगा। वही बानी आरव की बात सुनकर पहले ही हैरान हो गई थी कि वो उसे शूट कर के लिए बिल रहा था, बल्कि उसने बानी को कहा था कि उसने बानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है और बानी को निकाल दिया है, इसलिए बानी उस समय आरव से कुछ बोल पाती। तभी आरव उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर वहां से लेकर चला गया था। वही बानी आरव के साथ कार में थी, तभी बानी आरव से कहती है, आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? आपने खुद कहा था कि आपने मुझे निकाल दिया है, तो शूट की बात क्यों कर रहे थे? वही ये सुनकर आरव उसे घूरने लगा, जिससे बानी चुप हो जाती है। तभी कुछ देर बाद बानी फिर से अपना शूट कर रही थी तो वही आरव उसके सामने एक कुर्सी पे बैठा हुआ था। तभी आरव को किसी का फ़ोन आता है, जिसे पिक करने के लिए वो थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है और वहां से बानी को देखकर फ़ोन पर बोलता है, पता किया बानी जोशी की लाइफ के बारे में? आरव, जिसने अपना एक डिटेक्टिव को बानी के बारे में पता करने के लिए कहा था, क्योंकि कल रात सांझ ने उसे प्रपोज किया था, तब से आरव को पता नहीं चला हो रहा था कि उसे सांझ और बानी के बारे में जानना था। सर, बानी जोशी पिछले 1 साल से मुंबई शहर में रह रही है और वो अपने घर से अपनी शादी से भाग कर आई थी, क्योंकि उनकी फैमिली उनकी शादी जबरदस्ती करा रही थी और बानी जोशी अपने एक मुंह बोल भाई के साथ रहती है और कोई नहीं, मुंबई का डॉन सुल्तान है, डिटेक्टिव ने आरव से कहा। वही ये सुन आरव को शौक लगता है कि बानी एक डॉन के साथ रहती है और वो उसका भाई है। आरव ने सुल्तान के बारे में न्यूज़पेपर में सुना था कि वो कैसा आधा पागल और कुछ सनकी इंसान है, तो बानी कैसे उसके साथ रहती है, जिससे आरव थोड़ा हैरान हो गया था। वही डिटेक्टिव ने आगे उसे बताया, सांझ कपूर और बानी दोनों एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते हैं और सांझ कपूर की मूवी में बानी जोशी काम कर चुकी है। उन दोनों को एक साथ जरूर देखा गया है, पर उन दोनों में दोस्ती से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन कहकर डिटेक्टिव आरव को जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा था, वो अपनी आधी बात सुनकर चुप हो जाता है। लेकिन क्या? आरव ने उसे पूछा, जिससे डिटेक्टिव ने उसे कहा, शी इज मैरिड।
वही ये सुनकर आरव को झटका लगता है और वो उसे कहता है, क्या तुम पूरे श्योर हो? यस सर, ये बात बिल्कुल सच है और मैं बस पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बानी जोशी का हस्बैंड कौन है? क्योंकि जो कोई भी बानी जोशी का हस्बैंड है लगता है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, क्योंकि उसने अपनी शादी को बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रखा है और न ही किसी बाहर वाले को कोई इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ बानी जोशी के हस्बैंड के बारे में पता करने की, डिटेक्टिव ने आरव से कहा। वही अब डिटेक्टिव को क्या पता कि वो इंसान और कोई नहीं आरव खुद था, जो ये बात अभी खुद नहीं जानता है कि बानी उसी की वाइफ है। और आरव ने खुद बानी और अपनी शादी को सभी से हाइड रखा था कि किसी को कुछ पता न चल सके। वही डिटेक्टिव की बात सुनकर आरव कॉल कट कर देता है और गुस्से में बानी को घूर रहा था। तभी आरव गुस्से में अपने केबिन में आ जाता है और अपनी ग्लास वाली बड़ी सी वॉल के सामने स्मोक करने लगा। टू बी कंटिन्यू, सी यू सून नेक्स्ट चैप्टर। अब आगे वही दूसरी तरफ जयपुर में वीर अभी निधि को लेकर मुंबई वापस नहीं गया था और उसे अभी वही अपने बंगले में लेकर आया था, जिसे देखकर निधि को समझ में आ गया था कि मिस्टर शर्मा से उनका रेस्टोरेंट वीर ने ही जबरदस्ती लिया था और ख्वाहिश समझकर वीर ने ही उसे किडनैप किया था, जिससे निधि को वीर पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो एक छोटे से रेस्टोरेंट के लिए उसने मिस्टर शर्मा को कितना परेशान किया था। वही निधि गुस्से में रूम में बैठी हुई थी। तभी वीर, जो अब तक चुप था, वो निधि के पास आकर उसे देखकर बोलता है, मुझे बताओ कि तुम मुझे छोड़कर क्यों आए? वही निधि उसे देखकर गुस्से में कहती है, आपको शर्म नहीं आती है? आपने इतना कुछ किया है और आप मुझसे यहाँ सवाल कर रहे हैं। बीवी, बातों मत घुमाओ, क्योंकि मुझे सीधा बात समझ में आती है और तुम इस वक्त बातें घुमाकर मुझे इरिटेट कर रही हो। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा कुछ क्यों किया। वही ये सुनकर निधि उसे देखकर कहती है, आपको सब पता है, फिर भी आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? तुम क्या बोल रही हो? वीर ने कहा, आप सच में मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे आपके बारे में पता चल गया था कि आप अपनी मॉम की बात मानकर मुझे छोड़ने वाले थे और उस शनाया से शादी करने वाले थे। निधि ने उसे देखकर कहा, क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर उस लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? तुम मेरी वाइफ हो, हम दोनों की शादी हुई है। वीर ने उसे देखकर कहा, अच्छा, तब आपको याद नहीं आया जब आप उस लड़की के लिए सगाई कर रहे थे? पहले तो वो भी आपकी मॉम की बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ था कि आप किसी और के साथ सगाई करेंगे और फिर मुझे छोड़ देंगे, लेकिन जब मैंने खुद अपनी आंखों से आपको उस लड़की के साथ देखा, मेरा विश्वास टूट चुका था और आप मुझे खुद अपनी लाइफ से जाने को कहने वाले थे। उससे पहले ही मैं खुद आपसे और आपकी लाइफ से दूर होकर यहाँ आ गई थी, क्योंकि मैं आपके मुंह से ये बिल्कुल नहीं सुन सकती थी कि आप मुझे कहे कि आप मेरे साथ बस प्यार का दिखवा कर रहे थे और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं है और आप मुझे अब छोड़ना चाहते हैं, कहकर निधि रोने लगी। वही निधि की पूरी बात सुनकर वीर शॉक में आ गया था कि निधि क्यों उसे छोड़कर गई, जो कभी सच है नहीं। तभी वीर उसे कहता है, बीवी, ये सब तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी और से सगाई कर रहा था? आपकी मॉम ने कॉल किया था, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। क्यों अब आपको बुरा लग रहा है कि मैंने आपके रिजेक्ट करने से पहले खुद ही आपको छोड़कर चली गई? निधि ने रोते हुए लेकिन गुस्से में कहा, जिसे सुनकर वीर पूरी बात समझ गया था कि उसकी मॉम ने उसके पीठ पीछे निधि के साथ क्या खेल खेला था, जिसकी खबर उसे बिल्कुल भी नहीं हुई। तभी वीर निधि को कुछ न कहकर वहां से चला जाता है और रूम का दरवाजा बंद कर देता है और वही निधि उसे गुस्से में कहती है कि उसे उसके साथ नहीं रहना है। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अत्या को सुल्तान हॉस्पिटल में लेकर आ गया था और अभी उसके केबिन में था, जहां अत्या के पास एक नर्स आकर कहती है, डॉक्टर प्लीज, एक पेशेंट बहुत ही अजीब है, उसे दवाई खाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन वो न तो दवाई खा रहा है और न ही किसी की बात सुन रहा है।
मिस्टर बजाज ने उन्हें हॉस्पिटल में एक दिन के एडमिट किया है। प्लीज़ आप एक बार उससे बात करके देखिए, उसे बहुत चोट लगी हुई है, वो खुद के पास लापरवाही कर रहा है। नर्स की बात सुनकर अत्या उसे कहती है, ठीक है, पहले उस पेशेंट की फाइल लाकर दो, एक बार चेक कर लेती हूँ। वही ये सुनकर नर्स फाइल लेने चली जाती है और वही अब सुल्तान को देखकर अत्या उसे कहती है, तुम अभी तक मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, लेकिन आज वो छोटा चूजा कहीं नजर नहीं आ रहा है। सुल्तान ने उसके केबिन में इधर उधर नजर गड़ा कर कहा। जिसकी बात सुनकर अत्या उसे घूर कर कुछ बोल पाती, तभी सुल्तान हंसते हुए जल्दी से कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था रियो, आज यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है? वो घर में है तो तुम भी अपने घर निकलो और अब मुझे परेशान करने मत आना, समझे? अत्या ने उसे जाने के लिए कहा और तभी नर्स भी फाइल लेकर आ गई थी और सुल्तान जाने लगा था कि तभी नर्स अत्या से कहती है, डॉक्टर, पेशेंट का नाम सांझ कपूर है, आप एक बार इनकी फाइल चेक कर लीजिए। वही अत्या फाइल चेक कर रही थी कि तभी सुल्तान अत्या के हाथ से फाइल लेकर उस पर सांझ कपूर का नाम देखकर हैरानी से नर्स से कहता है, क्या ये वही सांझ कपूर है जो देखने में मुझसे कम शरीफ लगता है? उसकी आंखें काली है और वो गोरा भी है। नर्स और अत्या उसे हैरानी से देखने लगी, तभी नर्स सुल्तान से कहती है, वो मुझे नहीं पता है, अगर तुम उन्हें जानते हैं तो खुद जाकर एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ये आपकी रिलेटिव है या नहीं। वो मेरा रिलेटिव नहीं हो सकता है और नहीं मैं उसे कभी बनने दूंगा, लेकिन चलो एक बार उसे देख लेते हैं कि उसे क्या हुआ है और क्यों इतने नखरे कर रहा है। वही सांझ उसी हॉस्पिटल में एडमिट था जहां अत्या डॉक्टर थी। अत्या सांझ की फाइल देख रही थी तो वही सुल्तान सांझ को ऐसे टूटे फूटे देखकर उसके कंधे पे हाथ रखकर हंसते हुए बोला, क्या हुआ, सुबह तक तो तुम पूरे शो पीस की तरह चकाचका थे, अभी टूथरी पीस की तरह टूटे फूटे क्यों दिखाई दे रहे हो? कहीं तुमने बहना को पटाने की कोशिश तो नहीं करी है जो मेरे जीजा ने तेरी हड्डियों की कसरत कर दी? सुल्तान ने उसे परेशान और चिढ़ा कर कहा, जिससे सांझ उसे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे, मेरा बस एक्सीडेंट हुआ था। आप दवाई लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है, तभी आप जल्दी ठीक होंगे। अत्या ने अब सांझ को खुद हाथों से दवाई खाने के लिए कहा, जिससे सांझ नखरे कर रहा था कि जिससे सुल्तान अत्या के हाथ से दवाई लेकर जबरदस्ती सांझ के मुंह में डाल देता है और उसे खुद अपने हाथों से पानी पिलाने लगा, जिससे अत्या वहां से चली जाती है। जिसके बाद सांझ सुल्तान को घूरते हुए दांत पीसते हुए कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? वो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या समझ लेता हूँ, समझे? ये हॉस्पिटल मेरी होने वाली वाइफ का है, इसलिए तुम्हारी थोड़ी केयर कर रहा हूँ, वरना तुम्हारा दूसरा हाथ जो गलती से टूटने से बचा है इसे भी तोड़ देता, जिस तरह से तुम अभी मेरी अत्या जी से बिहेव कर रहे थे। जब तक यहाँ हो तो मेरी अत्या जी के सामने अच्छे से पेश आना, वरना सच बोल रहा हूँ, दूसरा हाथ तोड़ूंगा नहीं, पूरा काट दूंगा। टू बी कंटिन्यू। फ्लैट आगे वही बानी जिसने अपने लिए कार बुलाई थी और ऑफिस के बाहर बस उसी का वेट कर रही थी जो बस आने ही वाली थी कि तभी बानी के सामने एक कार आकर रुकी, जिसे देखकर बानी हैरान हो गई थी क्योंकि ये कार आरव की थी, जिसे देखकर बानी को लगता है कि आरव क्या उसे लिफ्ट देगा, जिससे बानी खुश हो रही थी कि तभी आरव की कार वहां से चली जाती है। जिसके बाद बानी जमीन पर अपना एक पैर पटक कर गुस्से में कहती है, नीली आंखों वाला एलियन, जब लिफ्ट देनी ही नहीं थी तो कार मेरे सामने रोकने की क्या जरूरत थी? बॉस, आप सच में बुरी तरीके से मुझे इग्नोर करते हैं, मैं आपसे इसका बदला जरूर लूंगी, हाँ नहीं तो। वही इतने में बानी की कार भी आ जाती है, जिसमें बानी बैठकर निकल जाती है। वही दूसरी तरफ एना दर्श को घूर रही थी, जो मिरर के सामने कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा था, जिसे देखकर एना उसके पास आकर उसे देखकर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? बेबी, कुछ काम है, 2 घंटे के अंदर आ जाऊंगा, तुम मेरा वेट मत करना, मैंने खाना बना कर रखा हुआ है, तुम खा लेना, ओके? कहकर दर्श एना को हग करता है और उसके माथे को चूम कर जाने लगा था कि तभी एना पीछे से उसे कहती है,
जब तुम 2 घंटे में वापस आने वाले हो तो मैं जल्दी क्यों सो जाऊं? दर्श बताओ मुझे, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? अगर तुमने मुझे चीट किया ना तो सच बोल रही हूँ, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। एना की बात सुनकर दर्श हैरानी से उसे देखकर बोलता है, तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें चीट क्यों करूंगा? जब तुम मेरी लाइफ में थी नहीं तब भी मैंने किसी और लड़की को नहीं देखा और तुम मुझे पर इल्जाम लगा रही हो। बातें मत बनाओ और बताओ कहाँ जा रहे हो? एना ने उसकी बात सुनकर पूरा इग्नोर करके कहा। तभी दर्श ने कहा, बॉस के पास जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया है मुझे। आरव खुराना, वही तुम्हारा बॉस है न? उसे आज तुम्हारी याद कैसे आ गई? एना ने उसे पूछा क्योंकि वो आरव को अच्छे से जानती थी, क्योंकि वीर और आरव के साथ वो सेम कॉलेज में जो थी, इसलिए आरव के रूड बिहेव से भी अच्छे से वाकिफ थी। एना, बॉस को कुछ काम होगा तभी बुलाया है, दर्श ने उसे कहा। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन हाँ, जायदा उस आरव खुराना के साथ मत रहना। तुम्हें पता नहीं है, कॉलेज में सब कहते थे कि आरव खुराना बहुत ही रूड है और उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, निधि ने उसे देखकर कहा। जिससे दर्श हंसते हुए बोला, कहीं तुम रॉन्ग नंबर वाला सीन तो नहीं हो सोच रही हो? यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉस वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, ये बात सच है कि उन्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं और उसी के लिए बहुत लॉयल है, तो मुझे देखकर उनकी नियति नहीं बिगड़ सकती है। 1 सेकंड, तुमने क्या कहा कि आरव खुराना की वाइफ है? क्या उसने शादी कर दी है? लेकिन ये बात मुझे कैसे पता नहीं? अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो वीर मुझे बता देता, एना ने हैरानी वाले भाव से कहा, क्योंकि उसे अभी तक आरव की शादी के बारे में पता नहीं था। वही दर्श उसे हैरान देखकर पहले उसके मुंह पर हाथ रख कर बोलता है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बॉस की शादी हो चुकी है, और पता है उनकी वाइफ कौन है? आजकल जो बड़ी फेमस हो रही है, जिसका लास्ट टाइम हमने अवार्ड शो देखा था जिसमें बॉस ने अपनी वाइफ को बेस्ट एक्ट्रेस का बेस्ट अवार्ड दिया था, बानी जोशी को, याद आया? वही ये सुनकर एना और हैरान हो गई थी कि बानी उसकी वाइफ है, लेकिन तभी दर्श का हाथ अपने मुंह से हटाकर कहा, लेकिन उन्हें देखकर उस समय तो नहीं लग रहा था कि वो हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि आरव ने उसे एक नज़र देखा तक नहीं और न ही उसकी वाइफ ने कुछ कहा। एना, तुम्हें एक बात पता नहीं है, एक्चुअली बॉस अपनी यादाश्त भूल गए हैं और पिछले 1 साल में उनके साथ क्या हुआ है उन्हें कुछ भी याद नहीं है, न ही उनकी शादी और न ही उनकी वाइफ, इसलिए वो अपनी वाइफ को देख नहीं रहे थे। उनकी वाइफ कोशिश कर रही है कि वो उन्हें सब कुछ याद दिला सके, होप है कि बॉस को सब कुछ याद आ जाए। वही ये सुनकर एना अब कुछ नहीं कहती है और उसे अब जाने देती है। वही दूसरी तरफ जयपुर में निधि रूम में बंद थी, तभी रूम का दरवाजा खुला और वीर अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर अंदर आता है और निधि को देखता है, जो खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही है, और उसे एहसास ही नहीं हुआ है कि वीर रूम में आ गया है। वही वीर खाने की प्लेट को टेबल पर रख देता है और निधि के पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर प्यार से कहता है, बीवी, कब तक मुझे से गुस्सा रहने वाली हो? चलो खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होंगी। वही ये सुनकर निधि जल्दी से वीर को धक्का देते हुए दूर करके गुस्से में कहती है, मत करिए मुझसे प्यार करने का दिखवा, क्योंकि आपको मुझसे कभी भी प्यार नहीं था सिवाय मेरे जिस्म से, यही चाहिए ना आपको? तभी आप मुझे यहाँ से जाने देंगे तो फिर ठीक कर लीजिए अपनी ख्वाहिश पूरी, मैं आपको नहीं रोकूंगी। कहकर निधि अपने सूट के दुपट्टे को अपने सीने से हटा रही थी कि तभी वीर उसके दोनों कंधे को अपने हाथों से पकड़कर उसे दीवार से सटाकर खड़ा करके उसे गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है तुम ये सब बोल के मुझे और मेरे प्यार को गाली दे रही हो? ये कहकर वीर तभी अपने आप को शांत करते हुए गहरी सांस लेते हुए कहता है, बीवी, मेरी बात सुनो, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और तुमने उस समय पता नहीं पर क्या देखा मुझे नहीं पता, पर वो झूठ है।
मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा, तो मैं कैसे किसी और के साथ सगाई करूंगा। मैं बस तुम्हारा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड जान, बिकॉज आई लव यू, ओनली यू। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो आप मुझे वहां पर अकेला नहीं रखते, और मिलने तो दूर की बात है, एक बार कॉल और मैसेज करना भी जरूरी नहीं समझा कि मैं कैसी हूँ, जिंदा हूँ या मर गई। कोई परवाह नहीं थी आपको मेरी, इसलिए जब मैंने कॉल किया तो कॉल आपकी मॉम ने पिक करी और उन्होंने मुझे मेरी सही औकात दिखा दी। और अब मुझे अपनी औकात पता चल चुकी है, तो क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मिस्टर वीर मित्तल, आप अपनी शनाया के पास ही जाइए, क्योंकि वो आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे सेटिस्फाइड करती होंगी। आखिर आपने क्या पता उससे शादी कर ली होंगी और इन 6 महीने में बहुत कुछ हो गया होगा आप दोनों के बीच में। निधि गुस्से में थी, इसलिए जो मुंह में आ रहा था वो बोली जा रही थी। उसे इस बात का बिल्कुल एहसास भी नहीं होता है कि उसकी इन बातों से वीर को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वीर गुस्से में निधि के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में भर कर कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो बीवी। क्या कहा कि तुम्हारे अलावा मुझे शनाया सेटिस्फाइड करती है? हाँ, चलो आज बता देता हूँ कि कौन मुझे अच्छे से सेटिस्फाइड करता है, शनाया या मेरी बीवी। कहकर वीर निधि को पकड़कर बेड पर मुंह के बल गिरा देता है और वही निधि मुंह के बल बेड पे गिर जाती है और अपना चेहरा उठाकर पीछे मुड़कर वीर को देखती है, जो अपने कपड़े उतार रहा था, जिसे देखकर निधि की डर से आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। टू बी कंटिन्यूड, सी यू सून नेक्स्ट चैप्टर। स्टोरी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें और लाइक दिस स्टोरी।